तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं दो स्टोरीज़ को कवर करने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये कहानी मैंने अपने गांव के एक बुज़ुर्ग से सुनी थी जो कि कोलकाता में काम करते थे। एक बार की बात है, कुछ अंग्रेज़ शिकारी भारत के एक जंगल में शिकार के लिए गए थे। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज़ अधिकारी ठहरा हुआ था, जिसकी वजह से उन अंग्रेज़ शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने बंगले में रुकना पड़ा। इस बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और उस बंगले में आए हुए लोगों की सेवा करता था। उस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी और उसकी एक बच्ची थी जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। एक शाम अंग्रेज़ जब शिकार करके वापस उस बंगले पर आए और नहा धोकर पीने के लिए बैठ गए, तो पीने के बाद वो नशे में चूर हो गए। वो पूरी तरह से बहक गए और रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी और उसकी बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करने लगे। और फिर उन अंग्रेज़ी शिकारियों ने रखवाले की बीवी और उसकी बेटियों को भी गोलियों से भून दिया और बंगले के पीछे दफना दिया। उन अंग्रेज़ों ने कुछ दिनों बाद वहाँ पर कैलाश नामक एक नया नौकर रख दिया और इस हत्या के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि डाक बंगले का पुराना रखवाला और उसका परिवार आखिर चला कहाँ गया। एक बार ऐसे ही नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक से उसकी नींद खुली क्योंकि दरवाजे पर कोई रो रहा था। उसने एक हाथ से लाठी पकड़ी और दूसरे हाथ से लालटेन उठाया और दरवाजे की तरफ आवाज़ लगाते हुए बोला, कौन है? कौन रो रहा है वहाँ पर? उसके जवाब में कोई कुछ नहीं बोला और कैलाश फिर उठा और उस दरवाजे के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की रो रही थी। कैलाश ने उस लड़की के सर पे हाथ रखा और कहा, क्या हो गया बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अंदर चलो, मुझे सारी बातें बताओ, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? कैलाश ने उस लड़की की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और पूछा, बेटी तुम हो कौन और इतनी रात को इस जंगल में भटक क्यों रही हो? कैलाश की ये बात सुन के वो लड़की रोने लगी और काफ़ी देर तक रोती रही और कुछ देर बाद वो शांत हुई और उसने बताया कि इस डाक बंगले के पहले जो यहाँ सेवक था वो लड़की उसी की बेटी है। और उसने ये भी बताया कि कैसे 4 से 5 अंग्रेजी शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला, उसकी माँ और उसके साथ ज़बरदस्ती करने के बाद उसे मार दिया और इस बंगले के पीछे उन तीनों को दफना दिया। कैलाश ये सारी बातें सुन के थोड़ा सा सहम गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तू मर चुकी है तो मेरे सामने बैठी कैसे है? और कैलाश के इतना बोलते ही वो लड़की अचानक से वो गायब हो गई। कैलाश कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो लड़की कैलाश को उसी कमरे की एक दीवार पर उल्टी टहलती हुई नज़र आई। कैलाश ये नज़ारा देख के काफ़ी ज़्यादा सहम गया और वो लड़की कैलाश के सामने आकर बोली कि आप डरिए मत, मैं आपका कुछ बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश का डर ख़त्म होता गया और उसने अपने बहते हुए पसीने को पोंछ लिया और फिर उसी रात से वह लड़की उसे हर जगह नज़र आने लगी। कैलाश ने कुदाल निकाला और बंगले के पीछे खुदाई करके उन तीनों की शवों को बाहर निकाला। कैलाश ने वादा किया कि वो उन अंग्रेज़ शिकारियों के खिलाफ़ कोर्ट जाएगा और उस लड़की को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। कैलाश की बातें सुन के वो लड़की रोते हुए बोली, आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूँगी, बस आप थोड़ी सी मदद कर दे मेरी। फिर उस लड़की के बताए अनुसार कैलाश ने एक बीमारी का बहाना करके उस डाक बंगले से नौकरी छोड़ दी और उस लड़की से किए गए वादे के अनुसार और उन दोनों के नाम पे पूजा पाठ करवाया और उन दोनों की आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन उस लड़की के शव को कैलाश ने नहीं जलाया और ना ही कोई पूजा पाठ किया, क्योंकि ऐसा करने के लिए उस लड़की ने ही कैलाश को कहा था। समय बीतता गया और उस डाक बंगले में कोई भी नया सेवक आने के लिए तैयार नहीं था। कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता और
आने वाले सेवक को भूतिया कहानी सुनाकर भगा देता। उस बंगले पर शिकारियों का आना कम हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते। ऐसा ही चलता रहा और कुछ दिनों बाद अंग्रेज़ शिकारियों की मौत होने लगी और उनकी मौत काफ़ी रहस्यमय तरीक़ों से हो रही थी। बाकी अंग्रेज़ अधिकारियों की लाख कोशिश के बाद भी हत्यारे को पकड़ा नहीं जा सका। सारे अंग्रेज़ अधिकारी मौत का कारण पता करते रह गए। अब समय इतना बिगड़ गया था कि वहाँ पे कोई भी अंग्रेज़ शिकारी जाता तो उसकी मौत 2 या 3 दिन में हो जाती थी। ऐसे ही 2-3 साल बीत गए और वो बंगला खंडहर हो गया, क्योंकि अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पर वो रुके। ऐसे कई साल बीते और वो लड़की डाक बंगले में भटकती रही और उन 4 हत्यारों का इंतज़ार करती रही। शाम के वक्त जो भी उस खंडहर के आसपास से गुज़रता तो उसे उसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती और किसी किसी को वो लड़की रोती हुई नज़र आती। जो आदिवासी वहाँ जंगल में पेड़ काटते और लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जाते, वो सब आदिवासी भी उस भूतनी की आवाज़ सुनते। वो लड़की कई सालों तक अपने हत्यारों का इंतज़ार करती रही और कई सालों बाद वो 4 अंग्रेज़ हत्यारे वापस उस जगह पर आए। उन अंग्रेज़ों को पता चला कि वह डाक बंगला खंडहर हो चुका है और उस डाक बंगले की भूतिया कहानियाँ सुनने के बाद वह अंग्रेज़ रात को उस खंडहर के पास गए। उन्हें ये सारी बातें मजाक लग रही थी। वो चारों अंग्रेज़ उस खंडहर के चक्कर लगाने लगे। तभी अचानक से अंग्रेज़ों में से एक अंग्रेज़ को एक लड़की वहाँ खंडहर में रोती हुई नज़र आई। वो अंग्रेज़ उस लड़की को देख के उस लड़की की तरफ बढ़ा और जैसे ही वो उस लड़की के एकदम पास पहुँचा, उस लड़की ने अपना असली चेहरा उस अंग्रेज़ को दिखाया और उस लड़की का असली चेहरा देखने के बाद वो अंग्रेज़ दिल का दौरा पड़ने से वहीं पर मारा गया। उस अंग्रेज़ की मौत से बाकी अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा सहम गए और उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पर आके उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी अचानक से उनके हाथ पैर एकदम शून्य से पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ पैर में जान बची ही ना हो। वो अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका शरीर है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी अचानक से उन्हें अपनी तरफ कोई आता हुआ नज़र आया। ये डरावनी हंसी सुनने के बाद उन अंग्रेज़ों के मुंह से चीख निकल गई और कहा जाता है कि वो अंग्रेज़ उस दिन के बाद से कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं चला। मेरा नाम संजय है। ये बात है उस वक्त की जब मैं अपने नाना के घर गया हुआ था। मैं अपने नाना के घर छुट्टियां बिताने के लिए गया हुआ था। मैंने अपना पूरा बचपन शहर में गुजारा था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों के कारण मैं अपने नाना नानी से मिलने के लिए अपने घर गया था नाना के। मैं बचपन से तो शहर में ही रहता था, लेकिन पहली बार मैंने अपनी गांव की खूबसूरती को देखा। मेरा गांव काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। हर जगह हरियाली थी और छोटे छोटे घर। शहर की भीड़ भाड़ और प्रदूषण से दूर वो जगह एकदम जन्नत की तरह थी। मैं अपने नाना नानी के घर काफ़ी ज़्यादा खुश था। सही मायने में छुट्टी का मज़ा तो नाना नानी के घर पे ही आ रहा था। तभी एक सुबह अचानक से मेरे नाना ने मुझसे कहा कि कुछ ज़रूरी काम से उन्हें शहर जाना पड़ रहा है और उस ज़रूरी काम के लिए उन्हें नानी की भी ज़रूरत है, तो तुम भी हमारे साथ शहर चलो, क्योंकि हमें वहाँ से आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी। हो सकता है कि आज की रात हम लौटे ही नहीं और कल सुबह हम यहाँ आए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मेरे एग्ज़ाम नज़दीक थे, तो मैंने सोचा कि नाना के साथ जाने से अच्छा है कि मैं यहाँ एकांत में घर में पढ़ाई करूँ। एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और बाहर किसको जाना पसंद था इस बढ़िया से गांव को छोड़ के वापस से उस शहर में धुएं में जीने के लिए। मैंने अपने नाना से कहा कि मैं घर पे ही रहूँगा और पढ़ाई करूँगा। मेरे नाना ने मुझे समझाया कि अकेले रहना घर में तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि नाना ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि घर तो अपना ही है, तो अपने ही घर में डर कैसा। मैंने सोचा कि नाना मुझे बच्चा समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं अकेले नहीं रह पाऊँगा, इसलिए वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने भी कह दिया कि नाना जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आराम से यहाँ पे अपना ख्याल रख सकता हूँ और अगर आपको आने में देर भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सुबह आइएगा, मुझे कोई
परेशानी नहीं होगी। मेरे नाना जी के चेहरे पे एक अजीब सी टेंशन थी और वो वहाँ से चले गए। नानी जी भी तैयार हो रही थी और वो भी वहाँ से निकलने वाली थी और जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मेरी बात सुनो। मैं भी नानी के पास गया और मैंने पूछा कि क्या हो गया नानी, क्या बात है। जिसके जवाब में मेरी नानी ने कहा कि जैसा कि तुम्हारे नाना जी ने बताया कि हो सकता है कि आज रात हम घर ना लौटें और हो सकता है कि हम घर आ भी जाएं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम घर का दरवाज़ा आज रात मत खोलो। मैं ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि नानी ऐसा कह क्यों रही। अगर नाना नानी रात को घर आ गए तो मैं दरवाज़ा ना खोलूँ, ये भला कैसी बात हुई। फिर मेरी नानी ने मुझसे कहा कि बेटा जब मैं रात को दरवाजे के पास आके कहूँ 5599, उससे पहले दरवाज़ा मत खोलना। कुछ भी हो जाए, आवाज़ आए, कोई भी पुकारे, लेकिन दरवाज़ा मत खोलना। मुझे ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी कि ऐसा नानी कह क्यों रही हैं, लेकिन मैंने उनकी बात का मान रखते हुए कुछ ज़्यादा बहसबाजी नहीं की और वो दोनों वहाँ से चले गए। मैंने पूरा दिन पढ़ाई की और रात में थोड़ा आराम करने के लिए लेट गया। मुझे थोड़ी सी प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए किचन में गया। किचन में मैं पानी पी ही रहा था, तभी अचानक से किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पानी पिया और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नानी ने दरवाज़ा खोलने से मना किया था। इसलिए मैंने बिना दरवाज़ा खोले ही एक बार पूछ लिया, कौन है? जिसके जवाब में मेरे नाना जी की आवाज़ आई। मैं दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था, तभी अचानक से नानी की वो बात मुझे याद आई। वो बात तो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनकी बात मानूं या ना मानूं। लेकिन जिस भाव से मेरी नानी ने मुझसे वो बात कही थी, मैं उस बात को काट नहीं सकता था। मैंने उनसे कहा कि नानी कहाँ पर है, बिना दरवाज़ा खोले ही। मेरे नाना ने बताया कि वो रास्ते में है, वो आ रही है, तब तक तुम दरवाज़ा खोलो। फिर मैंने उनसे कहा कि नानी जी को आ जाने दीजिए, फिर मैं दरवाज़ा खोल दूँगा। मेरे नाना जी थोड़ा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन नानी की बात का मुझे मान रखना था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर हो गई, नानी वहाँ पर नहीं आई। मैंने फिर से पूछा उस आवाज़ से कि नाना जी, नानी आ गई क्या? उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा सा घबरा गया कि आखिर हुआ क्या। तभी अचानक से मेरे रूम में रखा हुआ फ़ोन बजा और मैं दौड़ता हुआ फ़ोन के पास गया और मैंने फ़ोन उठाया तो वो फ़ोन नाना जी का था। और मेरे नाना जी ने जो कहा उसे सुन के मेरे कान सुनने पड़ गए। मेरे नाना जी ने कहा कि संजय बेटा, आज रात तो हम नहीं आ पाएंगे, हम कल सुबह ही आएंगे, हम अभी शहर में ही एक होटल में रुके हैं। और ये बात सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मेरे पैर जैसे जम से गए। अगर मेरे नाना जी अभी तक शहर में ही हैं तो मेरे दरवाज़े पे कौन आया था जो मेरे नाना जी की आवाज़ में मुझसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मैंने नाना जी को ये बात नहीं बताई और तभी अचानक से नानी ने नाना जी से फ़ोन ले लिया और मेरी नानी ने मुझसे पूछा कि कोई दरवाज़े पे तो नहीं आया था, और मैंने उन्हें ये सारी बातें बताई। तो मेरी नानी जी थोड़ा घबरा गई और मेरी नानी जी ने कहा कि अच्छा हुआ तुमने मेरी बात का मान रखा, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। आज की रात दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना जब तक हम सुबह आ ना जाए, समझे? और मैं वो बात बोल ना दूँ तुम्हें। 5599। मैंने हाँ कह दिया और मैंने फ़ोन रख दिया। लेकिन वो कौन था जो मेरे दरवाज़े पे आया था, ये बात मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी। तभी रात के 3 बजे मैंने ध्यान दिया कि मेरे दरवाज़े पे फिर से कोई है और वो इधर उधर टहल रहा है। मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाला था, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक से एक अजीब सी हंसी मुझे सुनाई दी और इस हंसी को सुनने के बाद मैं बेहोश हो गया और सीधा सुबह ही मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। और फिर जब मैं दरवाज़े के पास गया तो किसी ने फिर मेरी नानी की आवाज़ आई और मेरी नानी ने वही बात बोली 5599। और फिर मैंने दरवाज़ा खोला और मेरे साथ इस रात क्या हुआ
ये याद करने से मैं आज भी कभी कभार घबरा जाता हूँ कि दरवाजे पे आकर था कौन। और फिर कुछ दिनों बाद मुझे गांव से कुछ पता लगा। मुझे पता लगा गांव के लोगों से कि उस गांव में निशीर डाक रात को घूमती है और लोगों को पुकारती है, और कोई भी अगर उसकी बात मान लेता है तो उसकी जान चली जाती है।